पिछला एपिसोड वहां पे खत्म हो गया था जब यिन लिंगटियानी की लाइफ को बख्श देता है और ऐसा किया था उसने लिंगजिया की वजह से, जो कि उसका मुंह वाला भाई होता है। फिर शा चिंगयू की बाहों में यिनचे हो जाता है अनकॉन्शियस। अब चलो इस एपिसोड में देखते हैं कि जब ये खबर शाओशैक पहुंचेगी तो फिर कैसा तहलका मचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये शुरुआत भी वहीं से हुई थी जब ये न्यूज पहुंची थी शाओ जूटियन के पास, जो कि शाओशैक का लीडर होता है। इससे में उसकी खोपड़ी जलना गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर एक्सप्लोड हो जाएगा। वो शॉक्ड आवाज में कहता है, तुमने क्या कहा? क्या सच में ये सही है? शाओ बुयुन, जो कि उसका हेड बटलर था, वो सीरियस फेस के साथ कहता है, बिल्कुल सच। लिंगटियानी ने वैसा ही किया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। यंचे का पीछा करते करते ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक पहुंच गया, लेकिन वो यंचे को किल नहीं कर पाया, बल्कि यंचे और शा चिंगयू ने मिलकर उसे ग्रेवली इंजर्ड कर दिया। लास्ट में यंचे ने इंटेंशनली उसके ऊपर मर्सी दिखाई, ना शायद लिंगटियानी उनके हाथों से मर चुके होते। ये पूरी फाइट इंपीरियल सिटी में हुई थी, अनेकों लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। शा वुयिन आगे बोलता है, और शा चिंगयू फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के नाम पे येंचे की हेल्प कर रही थी। उसने लिंगटियानी के अगेंस्ट अटैक करने में हेजिटेशन नहीं दिखाई। येंचे अकेला ही टेरिफाइंग था, और अब उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की प्रोटेक्शन है। स्पेशली वहां मौजूद लोगों ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट के शब्द भी सुने हैं। हो सकता है शा चिंगयू ने सच में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की वो लेजेंडरी प्रोफाउंड आर्ट कल्टिवेट कर ली हो। येंचे और शा चिंगयू ने हस्बैंड और वाइफ की तरह फाइट की, और अब अगर इनके सामने लिंगटियानी भी टिक नहीं पाए हैं तो फिर ब्लू विंड एम्पायर में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये सुन के सैक मास्टर शाओ जूटियन अपनी चेयर पे वापस से बैठ जाता है। उसका माथा पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। शाओ वुयन धीरे से बोलता है, सैक मास्टर, येंचे ने लिंगटियानी को हेवली इंजर्ड जरूर किया, लेकिन उसकी स्टैंड भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है। वो बैटल के एंड में अनकॉन्शियस हो गया, और अभी वो सबसे कमजोर होगा। क्या हमें? इतना कह के सेंटेंस को उसने अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन उसका मतलब साफ था। शाओ जूटियन की भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। वो पूछता है, शा चिंगयू वहां से गई? ये सुन के हेड एल्डर शाओ बुयुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो उससे लाके कहता है, नहीं, वो येंचे को ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में ले गई है और अभी तक बाहर नहीं आई। ये सुनकर शाओ जूटियन कड़वाहट से भरी आवाज में बोलता है, फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट ऐसी पीयरलेस प्रोफाउंड आर्ट्स हैं जो कि उन माइटी हेवली सोर्ड डिवाइन आर्ट से भी ऊपर हैं। अगर शा चिंगयू ने सच में इन्हें कल्टिवेट कर लिया है तो शायद मेरे फादर भी उसके मैच न हो। उसकी प्रोटेक्शन में हम येंचे को असैसिनेट नहीं कर सकते। अगर ये असैसिनेशन फेल हो गया तो हमारा नाम लीक हो जाएगा, और फिर जो बर्निंग हेवन क्लैन के साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है। इतना कहकर शाओ जूटियन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, इमीडिएटली तैयारियां करो। पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्क्रेल ऑर्नामेंट, स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड। तुम पर्सनली येंचे से मिलने जाओगे और उसकी रिकवरी के लिए गिफ्ट दोगे। साथ में 15 किलो पर्पल क्रिस्टल और 10 किलो व्हाइट प्रोफाउंड जेड भी लेते जाना, और क्लैन की 18 से कम उम्र वाली 3 ऐसी फीमेल डिसाइपल्स को चुनो जिनके एप्टीट्यूड और लुक सुपीरियर हो। उन्हें भी येंचे को गिफ्ट के रूप में भेजो। आज नाइटफॉल से पहले डिपार्ट करना, मतलब चले जाना, और ये सब येंचे की इंजरी हील होने से पहले पहुंचना चाहिए। पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट और स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड, ये शाओ सैक के सबसे रेयर और वैल्यूएबल मेडिसिन थे। येंचे के सामने सिंसेरिटी दिखाने के लिए शाओ जूटियन ने सच में अपने दिल को बहुत हार्ड कर लिया था। इवन ये सुन के शाओ बुयुन को भी बहुत पेन फील होता है, लेकिन क्लैन एनालिएशन का थ्रेट सामने खड़ा था और अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। येंचे पूरे 2 दिन तक अनकॉन्शियस रहा, फिर उसकी आंखें खुलती हैं। बेसिकली बर्निंग हेवन क्लैन से लेकर लिंगटियानी से फाइट तक उसे बहुत ज्यादा एग्जॉशन का सामना करना पड़ा था। लगातार अलर्ट रहने की वजह से वो सोया भी नहीं था। यही मेंटल एग्जॉशन उसे सोने पे मजबूर कर देता है। स्पेशली उसने पिछले कुछ दिनों में ड्रैगन सोल डोमेन को 2-3 बार इस्तेमाल किया था, जो कि उसके लिए भी फोर्सफुल था। येंचे की जैसी आंखें खुलती हैं, शा चिंगयू उसके सामने दिखाई देती है। शा चिंगयू कहती है, तुम जाग गए। वो अभी एक सॉफ्ट बेड पे लेटा हुआ था। इस कमरे में गोल्डन फिनिक्स वाले पर्दे लगे होते हैं और हवा में हल्की सी फ्रेग्रेंस फैली थी। वो साइड में देखता है तो पाता है कि बेड के पास शा चिंगयू चुपचाप से खड़ी हुई है। येंचे सूखी आवाज में कहता है, चिंगयू मुझे कितने दिन हो गए? शा चिंगयू जवाब देती है, 2 दिन। वो फिर बाहर जाती हुई कहती है, मैं इन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। येंचे जल्दी से बोलते, वेट। शा चिंगयू के कदम रुक जाते हैं। येंचे हल्की सी स्माइल के साथ बोलता, इस बार सच में फॉर्चुनेट था कि तुम यहाँ पे आ गई। शा चिंगयू हल्का सा मुड़ के एक शांत आवाज में कहती है, मेरे बिना भी लिंगटियानी तुम्हें किल नहीं कर पाता। येंचे मुस्कुराता है। वो बोलता है, शायद मेरी जान नहीं ले पाता, लेकिन उस मैसी कंडीशन में भागने की वजह से मेरी रेपुटेशन डैमेज जरूर हो जाती। तुम्हारे साथ आउटकम बिल्कुल अलग रहा। शा चिंगयू कहती है, अब ऑलरेडी पूरे एम्पायर में लिंगटियानी की हेवली इंजर्ड होने की खबरें फैल चुकी हैं। ब्लू विंड नंबर 1 टाइटल अब चेंज हो सकता है। येंचे
डिफरेंट टोन में कहता है टाइटल जैसी चीजें हमेशा सबसे यूजलेस होती हैं। फिर उसकी नजरें टिकती हैं शा चिंगयू के ऊपर और वो अचानक से कहता है चिंगयू थोड़ा मेरे पास आ सकती हो, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से ध्यान से देखा नहीं है। ये शब्द सुन के शा चिंगयू की सांसें थोड़ी सी हैवी हो जाती है। वो थोड़ी देर रुक के बेड के पास बैठ जाती है। यंचे भी धीरे से उड़ के बैठता है। 2 दिन में उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ लगभग तिहाई अमाउंट में रिकवर हो चुकी थी और अब जागने के बाद रिकवरी और भी फास्ट हो जाएगी। जैसे शा चिंगयू साइड में बैठी थी, यंचे अचानक से अपनी बाहों को बढ़ा देता है और उसे जेंटली गले लगा लेता है। शा चिंगयू की बॉडी तुरंत ही स्टिफ पड़ गई थी। वो इंस्टिंक्चुअली पीछे हटना चाहती थी। वो कहती है तुम। यंचे हल्के से नॉड करके बोलता है चिंगयू अपनी आंखें बंद करो। बेसिकली ये नोवेल जिसने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि यंचे जियान से भी बहुत बड़ा ठरकी है। अभी शा चिंगयू की आवाज थोड़ी सी अनस्टेबल होने लगी थी। वो कहती है तुम क्या करने वाले हो। यंचे का फेस धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी वो गर्म सांसें शा चिंगयू की गर्दन को टच करती हैं। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है चिंगयू हमारी शादी हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों में मैंने अपनी वाइफ को एक बार भी किस नहीं किया। इस बार क्या तुम मुझे किस दोगी। इस समय शा चिंगयू एक सूखे हुए पेड़ की तरह स्टिफ हो चुकी थी। उसने ऐसे एक्सपीरियंस को कभी फेस नहीं किया था। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो एक आसमान में फ्लोट करने वाले आइसी लोटस जैसी लड़की थी, तो वो किसी वुडन डॉल जैसी लगती है। यंचे का चेहरा उसके करीब आ रहा था। हाउएवर यही वो पल होता है जब पफ बूम के साउंड के साथ एक पावरफुल आइस एनर्जी का स्टॉर्म इरप्ट होता है जो कि यंचे को तुरंत ही पीछे ब्लास्ट कर देता है और शा चिंगयू तुरंत खड़ी होती है। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करती और थोड़ी सी फ्लस्टर्ड आवाज में कहती है मैं सबको बता दूंगी कि तुम जाग गए हो। इतना कह के वो तुरंत ही यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। दूसरी तरफ थर्ड की आवाज के साथ यंचे का सर दीवार से टकराया था। उस दर्द की वजह से उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है और वो माथे पे पड़ने वाले बम को रब करते हुए कहता है मुझे बस स्काई प्रोफाउंड रियम तक पहुंचने दो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें फोर्सफुली किस करके रहूंगा। आउच पेन हो रहा है। शा चिंगयू जब चली गई थी तो कुछ देर के बाद इस रूम का दरवाजा खुला था। शाओलिंग जल्दी से अंदर आती और उसके पीछे होते हैं शाओलाई जिनके चेहरे पे एंग्शियस एक्सप्रेशन थे। वो कहते लिटिल चे तुम जाग गए। शाओलिंग लगभग दौड़ के उसके पास पहुंच गई थी। वो उसके गले लग के बोलती है तुम्हें कैसा लग रहा है, कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं है। यंचे ऑलरेडी अपने क्लोथ को चेंज कर चुका था। फिर वो बेड से उतरते हुए रिलैक्स टोन में कहता है डोंट वरी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कमजोर था लेकिन कोई इंजरी नहीं है। 2 दिन के सोने के बाद मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गया हूँ। उसकी मूवमेंट स्टेबल थी और चेहरे पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। ये देख के शाओलिंग राहत की सांस लेती है। तभी ग्रैंडफादर शाओलाई पास आके बोलते हैं तुम ठीक हो, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर सच में कोई परेशानी हो तो हमें रियश्योर करने के लिए एक्टिंग मत करना। यंचे अपने सीने को ठोक के बोलता है ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, आपने ब्लू विंड सिटी में मेरी रिकवरी एबिलिटी खुद देखी है। फिर वो पूछता है कि आपको यहाँ पर रहने की आदत हो गई। शाओलाई स्माइल के साथ जवाब देते हैं कि इस इंपीरियल सिटी को देखना हमेशा से मेरी विश थी, लेकिन यह आना, इंपीरियल पैलेस में रहना और एम्परर के द्वारा खुद वेलकम होना, ये सब तो मेरे सपने के आगे की बात है। शाओली जानते थे कि एम्परर कैंगवान ने इतनी रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो यंचे से पहले मिल चुके हैं। पिछले कई दिनों से एम्परर कैंगवान ने उन्हें पर्सनली रिसीव करते, मील्स में साथ बैठते और शाओलिंग शाओलाई दोनों को पैलेस में हाई लेवल गेस्ट जैसा ट्रीटमेंट मिलता था। पिछले 2 दिनों में यंचे और शा चिंगयू ने लिंग टियानी को डिफीट कर दिया था और उसके बाद पैलेस गार्ड से लेके मिनिस्टर्स तक सबका एटीट्यूड और भी रिस्पेक्टफुल हो गया होता है क्योंकि वो यंचे के ग्रैंडफादर थे। यंचे बोलता है अगर आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो आप लिटिल एंड को लेके इंपीरियल सिटी में रह सकते हो या न्यू मून सिटी भी अच्छा ऑप्शन है। मैंने न्यू मून प्रोफाउंड पैलेस में सीनियर शिकाओं से बात कर ली थी, वैसे भी वहाँ से हमारी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ज्यादा दूर नहीं है। शाओलाई हंस के बोलते हैं लिंगची को यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मेरे लिए भी कुछ दिन काफी शांति से गुजरे, अभी जाने का प्लान नहीं है, बाकी बाद में देखेंगे। तभी बाहर से किसी की हंसने की आवाजें आई थी। कोई तेजी से हा 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 करके बोलता है इतने दिनों हमारी बदशाओं से बहुत अच्छी बातें हो रही थी, अगर वो चले गए तो हम सच में उन्हें मिस करेंगे। इस कमरे में एंटर करने वाले होते एम्परर कैंग वाने और कैंग यू, पीछे हेड प्रोटेक्टर डोंगफंग शू भी थे। कैंग वाने ने गोल्डन ड्रैगन रोब पहन रखी थी, उनका चेहरा काफी हेल्दी और वॉइस स्ट्रॉन्ग थी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ समय पहले एम्परर एक्चुअली में डेथ बेड पे था, लेकिन अब पूरी तरीके से अलग लग रहा है। तभी प्रिंसेस कैंग यू उनसे हल्की से शिकायत करती है फादर, ग्रैंडफादर शाओ जूनियर ब्रदर यन के ग्रैंडफादर हैं, आप उन्हें ब्रदर बोलोगे तो सीनियरिटी मिस नहीं हो जाएगी। उनके कैंग वाने थोड़े से एम्बरेस हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ यूर तुम सही कह रही हो, तो क्या फिर हम उन्हें सीनियर शाओ कहें। शाओली तुरंत ही हाथ जोड़ के कहते हैं और मजेस्टी ऐसा मत करिए, मैं आपके ऐसे रिस्पेक्ट का वर्दी नहीं हूँ। तभी कैंग यू आगे आती है और यन जैसे सॉफ्ट आवाज में कहती है जूनियर ब्रदर यन, क्योंकि तुम अभी अभी जागे हो तो बॉडी कमजोर होगी,
तुम्हें कुछ समय तक और आराम करना चाहिए। यंची अपने सीने पे हाथ रख के बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी की कंडीशन जानता हूँ। ये सुन के एम्पर कैंग वानी हंस के बोलते हैं जिसने सोर्ड सेंट को डिफीट किया उसकी चिंता हमें नहीं है। यूर, तुम्हें तो खुद की ज्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से तुमने ठीक से खाया या सोया नहीं है, तुम हर एक घंटे उसे देखने आती रही। ये सुन के कैंग का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है। वो नजरें झुका लेती है और कहती है फादर। के एक्सप्रेशन को देख के कैंग वानी और डोंगफेंग शू अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। वहीं पे यंचे काफी वार्म महसूस कर रहा था। फिर वो पूछता है, योर मैजेस्टी, पैलेस चीफ डोंगफेंग, इन 2 दिनों में कोई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं हुई? डोंगफेंग शुसरे लाके कहते हैं नहीं, हमें डर था कि तुम्हें कोई अनकॉन्शियस स्टेट में असैसिनेट कर सकता है, इसलिए हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, लेकिन अब तक कोई भी असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। शायद ये फेरी शाह के यहाँ पे रहने की वजह से है, इसलिए अगर किसी का मन भी हो रहा हो वो तब भी हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ पे डोंगफेंग शू इनडायरेक्टली शाओसेक की बात कर रहे होते हैं। अब येंचे और शाओसेक की पुरानी ग्रज की न्यूज भी काफी तेजी से फैल रही होती है। एम्परर कैंग वानी हंस के कहते हैं हाँ, लेकिन गिफ्ट लाने वालों की कोई कमी नहीं है। छोटे बड़े सेक्ट और क्लैंस मिलके हजारों से ज्यादा एलिक्सर्स और ट्रेजर्स लेके आए हैं। तुम्हारे लिए आने वाले इन तोहफों के पहाड़ बन चुके हैं। इतना सब हमने एम्पर होके भी कभी नहीं देखा। कैंग यू आगे कहती है, इसमें सबसे कीमती गिफ्ट आए हैं शाओसेक से। पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट और स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड, साथ में 15 किलोग्राम पर्पल क्रिस्टल और 10 किलोग्राम व्हाइट प्रोफाउंड जेड। इतना कह के वो टीजिंग स्माइल के साथ बोलती है और हाँ, शाओसेक ने 3 यंग ब्यूटीज भी भेजी हैं। ये सुन के शाओलिंगशी तुरंत अपने मुंह को फुला लेती है। वो कहती है क्या ब्यूटीज? वो तो अगली मॉन्स्टर्स हैं। प्रिंसेस सिस और मुझसे 1000 गुना नीचे हैं। शाओचे, तुम उनकी तरफ देखना भी नहीं, राइट शाओचे? ये सुन के यंचे तुरंत ही सीरियस चेहरा बना के नोड करता है और कहता है बिल्कुल, वो तो नॉर्मल सी लड़कियां हैं, मेरी लिटिल एंट और सीनियर सिस्टर से कंपेयर ये कैसे कर सकती हैं? मैं तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, उन्हें वापस भेज दो। फिर वो हंस के कहता है, लिटिल एंट, या आप चाहो तो उन्हें अपना सर्वेंट बना सकते हो। सुन के शाओलिंगशी तुरंत ही खुश हो गई थी। वो ही करके कहती है, नो वे, मुझे नहीं चाहिए। कैंग वानी बताते हैं शाओसेक के गिफ्ट ग्रेट एल्डर शाओ बुयन खुद लेके आए हैं और वो अभी तक गए नहीं है। कह रहे थे कि वो तुमसे जागने के बाद मिलना चाहते हैं। येंचे, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? कैंग वानी की आवाज में हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी थी। बेसिकली इससे पहले चारों मेजर सेक्ट्स इवन इंपीरियल फैमिली को भी काफी घमंड दिखाया करते थे, लेकिन इस समय शाओ बुयन काफी रिस्पेक्टफुल और हम्बल लग रहा था। पावर के सामने स्टेटस छोटा पड़ जाता है। ये बात कैंग वानी फिर से समझ चुके थे। येंचे हल्की स्माइल के साथ बोलता है, मिलूंगा ऑफ कोर्स। शाओसेक के ग्रेट एल्डर इतनी दूर से इतने वैल्यूएबल गिफ्ट लेके आए हैं, उन्हें ऐसे वापस कैसे भेज दूं? कैंग वानी नोट करके कहते हैं, ठीक है, हमने तुम्हारी शाओसेक से ग्रज के बारे में भी सुना है, उसे कैसे हैंडल करना है तुम्हारी मर्जी। फिर वो हेस्टेट करके बोलते ये देख के येंचे केयरफुली पूछता है, योर मैजेस्टी, क्या कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहते हैं? ये सुन के कैंग वानी पहले तो अपना गला साफ करते हैं, फिर सीरियस चेहरा बना के बोलते हैं, येंचे, हमारी जिंदगी तुमने बचाई, अगर तुम नहीं होते तो हम ऑलरेडी मर चुके होते, और आज हम अगर जिंदा हैं तुम्हारी वजह से हैं। इंपीरियल फैमिली की इंटरनल स्ट्रगल अभी पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारी बस एक चिंता बची है। उनकी बातों को सुन के येंचे को थोड़ा सा अंदाजा हो गया था। वो तब भी पूछता है, कौन सी चिंता योर मैजेस्टी? कैंग वानी कैंग यू को पास खींचते हैं। उनका चेहरा फादरली लव से भरा हुआ था। कहते हैं, यूर हमारी अकेली बेटी है और इन सालों में हमने बहुत सफरिंग देखी। हमारे बेटों और दुश्मनों ने हमें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, लेकिन यूर ने हमेशा हमारा साथ दिया, मेहनत की, पेन सहा और तुम्हें ढूंढने के बाद हमारी जान बचाई। अब हमारी बस अकेली विश ये है यूर को भी अपनी जिंदगी में खुशी मिले। वो साय करके बोलते हैं, यूर अब 21 साल की हो चुकी है। इंपीरियल फैमिली की हजारों सालों की हिस्ट्री में प्रिंसेस का 20 साल तक अनमैरिड रहना बहुत रेयर है, इसलिए हम एक फादर हो के रोज चिंता करते हैं, बस चाहते हैं कि उसे सही हस्बैंड मिले। अगर ये विश पूरी हो जाए तो हम अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल भी दे सकते हैं। ये कहते कहते कैंग वानी की आंखें लाल हो गई थी। वहीं पे येंचे का चेहरा हल्का सा ट्विच होता है। उसे अब साफ समझ में आ रहा था कि बात कहाँ जा रही है। कैंग वानी आगे कहते हैं, हम देख सकते हैं कि यूर के दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तुम अगर यूर से शादी कर लेते हो तो हम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में वैसा नहीं है तो हम फोर्स भी नहीं करेंगे। लेकिन यूर
शायद अपनी लाइफ में तुम ही चाहेगी और अकेली रह जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर होगा। कैंग वानी की बात को सुनकर कैंग यू घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने फादर के हाथ को पकड़ती है और बोलती है, फादर आपने ये बात अचानक से क्यों छेड़ दी। उसके चेहरे पे घबराहट थी, लेकिन उसकी नजरें चुपके से यंचे पर भी होती हैं। उसे एक्सपेक्टेशन के साथ देख रही थी। कैंग वानी ने जो कहा था उसका मतलब हर कोई समझ सकता था, और कैंग यू खुद वहीं खड़ी थी। अब यंचे यहाँ पे बात नहीं टाल सकता था। वो बस थोड़ी देर तक कैंग यू की आंखों में देखता है, फिर सीरियस होके बोलता है, योर मैजेस्टी, सीनियर सिस्टर और मैं पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने लाइफ एंड डेथ को साथ में फेस किया है और लाइफ टाइम का प्रॉमिस भी किया है। उस समय मुझे पता नहीं था कि सीनियर सिस्टर यूरी असल में प्रिंसेस कैंग यू है। मैं यंचे बस एक कॉमन बर्थ वाला इंसान हूँ। अगर सीनियर सिस्टर चाहें और योर मैजेस्टी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मैं अपनी इस लाइफ में सीनियर सिस्टर को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा और उन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सुन के प्रिंसेस कैंग यू के होठ कांप जाते हैं। वो कहती है, जूनियर ब्रदर यान, की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। वहीं पे कैंग वानी ये सुन के जोर से हंस पड़ते हैं। वो कहते हैं, गुड गुड, हा हा हा, तुमने इन शब्दों से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता खत्म कर दी है। अपने रिलेटिव्स के लिए तुमने बिना हेजिटेशन के बर्निंग हेवन क्लैन तक को खत्म कर दिया। मैं इससे जान चुका हूँ कि तुम रिश्तों को बहुत सीरियसली लेते हो। यूअर को तुम्हें सौंपकर मैं पूरी तरीके से एश्योर्ड हूँ। कैंग वानी दिल खोल के हंसते हैं। येंचे की अभी की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस इस पूरे ब्लू विंड एम्पायर के पीक पे था। लिंक्ड यानी कि डिफीट ने सारे सेक को हिला दिया होता है। इवन शाओ सेक भी कंप्रोमाइज करने के लिए गिफ्ट भेज रहा था। अगर कैन यू से शादी कर लेती है तो इंपीरियल फैमिली की पोजीशन इंस्टेंटली मजबूत हो जाएगी। पीछे खड़ी डोंगफेंग शू भी स्माइल करके नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैंग वानी के एक्सप्रेशन फिर से सीरियस हो गए थे। वो कहते हैं, जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते ही हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से 2 महीने और 8 दिन बाद इस साल का सबसे अच्छा दिन है। उसी दिन इंपीरियल पैलेस में तुम दोनों की वेडिंग होगी। कोई ऑब्जेक्शन? ये सुन के कैंग यू स्टार्टल्ड हो गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बात सीधा वेडिंग डेट तक पहुंच जाएगी। येंचे थोड़ा सा अटक जाता है। वो कहता है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं है? कैंग वानी तुरंत ही उसे घूर के कहते हैं, जल्दबाजी कैसे? यू और 21 साल की हो चुकी है और उसे पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी। तुम भी 19 के हो, तुम्हें भी वाइफ ले आनी चाहिए। पैलेस में इतने लोग हैं, इन 2 महीनों में एक नहीं बल्कि 10 वेडिंग्स प्रिपेयर हो सकती हैं। इसमें जल्दबाजी कैसी है? इस समय प्रिंसेस कैंग यू का चेहरा लाल हो चुका होता है। वो कहती है, फादर, येंचे की वाइफ ऑलरेडी 3 साल पहले से ही है। अगर हम शादी करने का फैसला ले रहे हैं तो क्या पहले? ये सुन के एम्पर कैंग वानी अपने हाथ को घुमा के बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आजकल कौन सा मर्द है जो कि बस एक ही वाइफ को रखता है? जेकी 19 साल की उम्र में बस एक ही वाइफ है। इस मामले में तो तुम पीछे हो और अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचो। ग्रैंडफादर याद आते ही कैंग वानी तुरंत ही शाओला की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर शाओ नहीं, सीनियर शाओ, आप येंचे के एल्डर हो और इस वेडिंग में आपका अप्रूवल बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हो? शाओला नेचुरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं करने वाले थे। अपने ग्रैंडसन को ब्लू विंड की प्रिंसेस से शादी करते हुए देखना ये पहले से उनके सपनों से भी आगे की चीज होती है, और ये साफ था कि येंचे और कैंग यू ऑलरेडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाओली स्माइल करते हुए बोलते हैं, प्रिंसेस को वाइफ बनाना चेयर का ग्रेट फॉर्चून है। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पूरा डिसीजन योर मैजेस्टी और इन दोनों जूनियर्स पे है। फिर वो येंचे की तरफ देख के बोलते हैं, शेयर, अगर तुम और प्रिंसेस लाइफ टाइम कंपेनियंस बनने के लिए प्रॉमिस कर चुके हो तो फिर जल्दी मैरिज में क्या परेशानी? ये सुन के येंचे कुछ समय तक शांत रहता है। पिछले इतने दिनों से वो लगातार ट्रैवल, बैटल और क्राइसिस में था। उसे मैरिज के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लेकिन अब शांत होकर उसे महसूस हो रहा था कि ये सच में एक ब्यूटीफुल चीज है। वो कैंग यू से उसकी प्रिंसेस की आइडेंटिटी की वजह से प्यार नहीं करता था, बल्कि कैंग यू उसकी सीनियर सिस्टर शोएरू थी जो न जाने कब उसके दिल में बस चुकी होती है। वो वैसे भी अपनी पहली जिंदगी में लिंगर को खो चुका था। चू यूचन भी उससे दूर थी, बस कैंग यू उसके पास है, तो क्या उसे इस मौके को गंवाना चाहिए? वो कैंग यू की तरफ देखता है। कैंग यू भी चुपचाप से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में नर्वसनेस थी, लेकिन उससे ज्यादा होता है खुशी और एक्सपेक्टेशन। फाइनली येंचे स्माइल करता है, चेहरे से सारी हेजिटेशन गायब हो जाती है और वो कैंग वानी की तरफ बाव करके बोलता है, सीनियर सिस्टर को वाइफ बनाना मेरी लाइफ टाइम विश है। योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आपकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। जब कैंग वानी ये सुनते हैं वो 3 बार कहते हैं, गुड गुड गुड। फिर वो खुशी से इतनी तेज हंसते हैं कि आंखों से आंसू आने लगे थे। हाउएवर तभी येंचे को बाहर से एक फैमिलियर सा ऑरा फील हुआ था जो कि अचानक से आसमान में राइज होने लगा था। फिर वो इनक्रेडिबल स्पीड के साथ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। येंचे शॉक हो जाता है। वो कहता है, चिंगयू का ऑरा? वो बाहर थी और उसने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली, और जिस स्पीड से वो जा रही है वो क्लियरली इंपीरियल पैलेस को छोड़ के जा रही है। हाउएवर इस टॉपिक के बारे में अब कुछ किया नहीं जा सकता था। देर के बाद एम्पर कैंग वानी की एक्साइटेड आवाज पूरे पैलेस में गूंजती है। वो कहते हैं, पूरी दुनिया में
डिक्लेयर कर दो, प्रिंसेस कैंगी और येंचे की वेडिंग 2 महीने के बाद होगी, इनविटेशन तुरंत बनाए जाए, पूरे एम्पायर को इनवाइट किया जाए। ये सुन के तुरंत ही पेरिस बिजी हो जाता है। लेकिन शा चिंग यू बिना गुड बाय के जा चुकी थी, अब जा चुकी थी तो फिर चली जाए। और वैसे भी शा चिंग यू वाइफ की तरह बिहेव भी नहीं करती है। अगर कभी कभी मौका मिलता है तो वो येंचे की हेल्प करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा देती है, लेकिन येंचे की ठरक के बारे में क्या। खैर जो भी हो, हम नेक्स्ट एपिसोड में सीधा फोकस करेंगे वेडिंग डे के ऊपर। लेकिन हर एक अच्छी स्टोरी की यूनिक बात ये भी होती है कि उसका कोई भी काम नॉर्मली होता नहीं है, यानी कि कोई परेशानी जरूर आएगी। अब क्या आप गैस कर सकते हो कि वो परेशानी क्या है? और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। तुम्हारे भाई ने इन दोनों स्टोरीज को 1 महीने और चांस देने का सोचा है। अब चलो देखते हैं कि क्या ये दोनों परफॉर्म कर पाती हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, जिससे रिलीज होने वाले एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को। आपको ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। चलो अब हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में।